जी जनाब, वेलकम बैक टू पाकिस्तानी रिएक्शन। आज इस वीडियो पे हम रिएक्ट करने जा रहे हैं, उसका टाइटल है हाउ बिग इज L&T, लार्सन एंड टोब्रो। अच्छा जी, ये वो कंपनी है जी कि हमने एवर सिंस ये वाली चैनल हमने स्टार्ट की और हमने इंडियन इंफ्रास्ट्रक्चर पे बात करनी शुरू की, उसको देखना शुरू किया, उसको समझना शुरू किया, तो हमें ये मालूम हुआ कि हर एक मेगा प्रोजेक्ट जो मेड इन इंडिया है, उसको जो कंपनी बनाने वाली है वो यूजुअली लार्सन एंड टोब्रो ही होती है, L&T होती है। हमारे अंदर ये ख्वाहिश पैदा हुई कि भाई क्यों ना इस कंपनी की केस स्टडी को एक बार देखा जाए और देखा जाए कि लार्सन एंड टोब्रो कहलाने वाली कंपनी बेसिकली इंडियन कैसे है। हमें तो लगता है कि ये बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है वीडियो और बड़ा कुछ हमें जानने को मिलेगा लार्सन टोब्रो के बारे में, उस कंपनी के बारे में जो कि इंडियन इंफ्रास्ट्रक्चर की इस वक्त बैकबोन बनी हुई है और हर मेगा प्रोजेक्ट अभी भी स्टिल लार्सन टोब्रो ही बना रहे हैं। देखते हैं, एक बार समझने की कोशिश करते हैं और उसके बाद करते हैं आपसे गपशप। चलिए, चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। वेल, मैं हूं मोना, मैं हूं बिलाल और आप देख रहे हैं रिएक्शन। चलिए जी, तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। 3, 2, 1 एंड गो। अयोध्या का भव्य राम मंदिर हो या दुनिया की सबसे ऊंची मूर्ति स्टैचू ऑफ यूनिटी, गुजरात में बना दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम हो या देश का सबसे लंबा ब्रिज धुबरी फुलबारी, रिलायंस की सबसे बड़ी जामनगर रिफाइनरी हो या दिल्ली का लोटस टेम्पल, पता है इन सब चीजों में कॉमन क्या है? इन सबको एक ही कंपनी ने बनाया है, नाम है L&T। इंडिया के डिफेंस का मामला हो या फिर कोई भी स्पेस मिशन, इन जैसे सेंसिटिव प्रोजेक्ट्स के लिए भी भारत सरकार सबसे ज्यादा भरोसा इसी कंपनी पर ही करती है। लेकिन सवाल ये उठता है कि नाम से विदेशी लगने वाली इस देसी कंपनी में ऐसा क्या है कि हमारे देश के हर बड़े प्रोजेक्ट में इसका इन्वॉल्वमेंट रहता ही रहता है। इस कंपनी का ऑनर कौन है और क्या क्या चैलेंजेस फेस करके L&T आज इतने बड़े मुकाम पर पहुंची है, चलिए आज की इस वीडियो में हम सब कुछ डिटेल में जानते हैं। तो दोस्तों, कहानी की शुरुआत होती है सोरेन क्रिस्टियन टोब्रो नाम के एक आदमी से, जो कि एक सिविल इंजीनियर थे और डेनमार्क की एक कंपनी FL स्मिथ एंड कंपनी में काम किया करते थे। अब चूंकि FL स्मिथ इंडिया की सीमेंट फैक्ट्रीज के लिए मशीनरी और इक्विपमेंट सप्लाई किया करती थी, इसीलिए साल 1934 में ये कंपनी क्रिस्टियन टोब्रो को भारत भेजती है ताकि वो मशीनरीज को इंस्टॉल करके उसके फंक्शंस को समझा सके। इसके 4 साल बाद यानी 1938 में यही सेम कंपनी हेनिंग हॉल्क लार्सन नाम के एक केमिकल इंजीनियर को भी इंडिया भेजती है, जो कि इत्तेफाक से टोब्रो के पुराने स्कूलमेट निकल जाते हैं और फिर एक साथ काम करने के दौरान इनके बीच बहुत ही अच्छी बॉन्डिंग हो जाती है। अब इंडिया में रहते टाइम ही एक बार ये दोनों दोस्त छुट्टियां मनाने के लिए माथेरान जाते हैं, जो कि मुंबई के पास बसा एक हिल स्टेशन है। वहाँ टोब्रो लार्सन से कहते हैं कि इंडिया में इंडस्ट्रियल और टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट का बहुत ज्यादा स्कोप है और अगर इस देश को अंग्रेजों से आजादी मिल जाती है तो यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चरल ग्रोथ के और भी ज्यादा मौके मिलेंगे। और दोस्तों, इसी पोटेंशियल का ही फायदा उठाने के लिए ये दोनों दोस्त साल 1938 में एक ओरल एग्रीमेंट के जरिए मुंबई के अंदर अपनी कंपनी लार्सन एंड टोब्रो यानी कि L&T की शुरुआत कर देते हैं। ओरल एग्रीमेंट का मतलब है कि कंपनी को अभी लीगली रिटर्न में इनकॉर्पोरेट नहीं किया गया था। L&T का पहला ऑफिस एक छोटे से कमरे में था, जिसमें सिर्फ एक टेबल और कुर्सी रखने की जगह थी। शुरुआत में टोब्रो और लार्सन यूरोपियन प्रोडक्ट्स, खास तौर से डैनिश इक्विपमेंट्स को भारत लाकर बेचते थे, जिससे उन्हें काफी प्रॉफिट भी होता था। लेकिन इस कंपनी को शुरू करने के 1 साल बाद ही वर्ल्ड वॉर 2 की आग भड़क उठती है और यूरोप से प्रोडक्ट्स को इम्पोर्ट करके इंडिया लाना बहुत मुश्किल हो जाता है। इस वॉर के दौरान ज्यादातर यूरोपियंस अपने देश वापस लौटने लगते हैं, जिसे देखकर लार्सन एंड टोब्रो भी वापस डेनमार्क जाने की तैयारी शुरू कर देते हैं। लेकिन तभी इन्हें पता चलता है कि नाजी जर्मनी ने डेनमार्क पर कब्जा कर लिया है। ऐसे में ये डेनमार्क जाने का इरादा कैंसिल करके यही इंडिया में रहकर ही अपने कारोबार को आगे बढ़ाने का डिसीजन लेते हैं। और फिर कुछ टाइम इधर उधर हाथ पैर मारने के बाद इन्हें युद्ध में डैमेज हुए पानी के जहाजों को रिपेयर करने का काम मिल जाता है। इसके लिए ये मुंबई के सांता क्रूज में एक छोटी सी वर्कशॉप खोलते हैं और L&T के अंडर ही हिल्डा लिमिटेड नाम की एक नई कंपनी बनाते हैं, जो कि स्पेशली जहाजों को रिपेयर करने का ही काम करती है। इसके बाद आता है साल 1940, जब इस कंपनी के हाथ में एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी लगती है, क्योंकि पहली बार इन्हें टाटा ग्रुप के लिए काम करने का मौका मिलता है। असल में टाटा ग्रुप सोडा ऐश यानी कि वॉशिंग सोडा का प्लांट खोलना चाहता था, जिसके लिए वो जर्मन इंजीनियर्स को हायर करने वाला था। लेकिन वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान उन जर्मन इंजीनियर्स को नजरबंद कर दिया गया था, जिस वजह से टाटा का ये प्रोजेक्ट डिले होने लगा
और जब टाटा ने देखा कि युद्ध तो बढ़ता ही जा रहा है तो और इंतजार न करते हुए उन्होंने इस प्रोजेक्ट को लार्सन एंड टुब्रो को सौंप दिया। L&T के लिए ये एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट था जिसमें वो किसी भी तरह की गड़बड़ी नहीं चाहते थे। इसीलिए वो प्लांट के इंस्टॉलेशन को लेकर सबसे पहले खुद को एजुकेट करते हैं, बारीकी से इसकी सारी प्रोसेस को समझते हैं और फिर बहुत ही कम समय में इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करके टाटा का भरोसा जीत लेते हैं। इसके बाद 1945 में जब वर्ल्ड वॉर 2 खत्म होता है तो फिर इंडिया में आजादी की लड़ाई तेज हो जाती है, जिसे देखकर L&T को अंदाजा हो जाता है कि अगर भारत आजाद हुआ तो फिर यहाँ इंफ्रा डेवलपमेंट बहुत तेज हो सकता है। और क्योंकि इस फील्ड में सिर्फ कुछ गिनी चुनी कंपनियां ही हैं, ऐसे में अगर वो इस इंडस्ट्री में एंटर कर लें तो फिर अच्छी खासी ग्रोथ हासिल कर सकते हैं। इसी बीच 1946 में L&T को हैवी कंस्ट्रक्शन मशीनरी को खरीदने की एक बड़ी अपॉर्चुनिटी मिलती है, क्योंकि उस समय वर्ल्ड वॉर 2 खत्म होने के बाद से काफी सारी कैटरपिलर मशीनें बहुत अफोर्डेबल प्राइस पर मिल रही थी। लेकिन इन मशीनों को खरीदने के लिए जितनी बड़ी फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट थी वो L&T की कैपेसिटी में नहीं थी। और फिर इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए लार्सन एंड टुब्रो इक्विटी डाइल्यूट करके फंडिंग रेज करने के बारे में सोचते हैं, लेकिन ऐसा करना पॉसिबल ही नहीं था क्योंकि L&T कंपनी को अभी तक लीगली रजिस्टर्ड नहीं किया गया था। ऐसे में ये दोनों दोस्त साल 1946 में अपनी कंपनी को लार्सन एंड टुब्रो प्राइवेट लिमिटेड के नाम से लीगली रिटर्न में इनकॉर्पोरेट कर देते हैं और फिर इक्विटी डाइल्यूट करके कैपिटल रेज करते हैं। इस तरह से हैवी मशीनें खरीदने के लिए पैसों की यह प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। L&T के साथ ही साथ 1946 में ये दोनों दोस्त अपने कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट के लिए इंजीनियरिंग कंस्ट्रक्शन एंड कॉन्ट्रैक्ट लिमिटेड यानी कि ECC नाम की एक अलग कंपनी भी बनाते हैं, जो कि आज भी L&T का कंस्ट्रक्शन डिवीजन है। कंपनी बनाने के बाद बहुत ही जल्द उन्हें वेस्टर्न रेलवे, बॉम्बे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन और ACC जैसे बड़े क्लाइंट्स मिल गए। और फिर इस सफलता के बाद 1947 तक L&T ने भारत के 3 बड़े शहरों मद्रास, कलकत्ता और दिल्ली में अपने ऑफिसेज खोल लिए। इसके बाद 1948 में L&T ने मुंबई के पवई एरिया में 55 एकड़ की जमीन खरीदी, लेकिन ये जमीन दलदल और जंगल से भरी हुई थी, जिसको देखकर लोगों को लगता था कि L&T ने इसे खरीदकर एक बहुत बड़ा रिस्क ले लिया है, क्योंकि उस टाइम पर इस जमीन का कोई फ्यूचर नहीं दिखाई दे रहा था। लेकिन L&T के फाउंडर्स के दिमाग में तो कुछ और ही चल रहा था, क्योंकि उनका सपना था कि इस जमीन को एक इंडस्ट्रियल हब में बदल दिया जाए, जहां फैक्ट्रीज, वर्कशॉप और रिसर्च सेंटर्स बनाए जाएं। आगे चलकर उन्होंने इस जमीन को डेवलप करने का काम शुरू किया। सबसे पहले जमीन को समतल किया, फिर ड्रेनेज सिस्टम बनाए और धीरे धीरे एक पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार हो गया। और अब अगर हम 2024 में देखें तो वही जमीन जिसे लोग बेकार समझ रहे थे, आज L&T का एक बड़ा इंडस्ट्रियल हब बन चुका है। पवई में आज L&T के कई सारे ऑफिसेज, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स और R&D सेंटर्स हैं, जहां से वर्ल्ड क्लास इंजीनियरिंग और कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट चलाए जाते हैं। लेकिन इस जमीन को खरीदने में कंपनी का काफी कैपिटल खर्च हो गया था और आगे बढ़ने के लिए उन्हें फिर से पैसों की जरूरत पड़ी। लेकिन अब लार्सन एंड टुब्रो को समझ आ गया था कि इस फील्ड में काफी कैपिटल की जरूरत होती है, जो कि सिर्फ इक्विटी बेचने से पूरी नहीं हो सकती। इसीलिए दिसंबर 1950 में L&T को पब्लिक कंपनी बना दिया गया। और दोस्तों, जैसे ही कंपनी पब्लिक हुई, उन्हें शेयर्स के बदले में 20 लाख रुपए की फंडिंग मिली, जो कि आज के समय में लगभग 30 करोड़ रुपए के बराबर होते हैं। अब यहाँ तक L&T सिर्फ छोटे मोटे प्रोजेक्ट्स पर ही काम कर रही होती है, लेकिन इस कंपनी को पहला हाई बजट प्रोजेक्ट मिलता है 1956 में, जब इन्हें श्रीलंका में एक ब्रिज बनाने का काम सौंपा जाता है। असल में ये ब्रिज द ब्रिज ऑन द रिवर क्वाई नाम की एक फिल्म के लिए बनाया जा रहा था और इस पुल को बनाने में 8 महीने का समय लगा, जिसे कि 30 सेकंड में ही डिस्ट्रॉय कर देना था। लेकिन सबसे बड़ी समस्या आई इसके बजट में, क्योंकि शुरुआत में इसका बजट 8 लाख रुपए तय हुआ था, लेकिन पुल को बनाने में 16 लाख रुपए का खर्चा आ गया। और फिर जब कंपनी ने फिल्म के प्रोड्यूसर सैम स्पेगल से एक्स्ट्रा कॉस्ट की मांग की तो उन्होंने देने से साफ इनकार कर दिया। इस सेटलमेंट के लिए सॉरेन टुब्रो खुद श्रीलंका जाते हैं और प्रोड्यूसर से पैसे देने की गुजारिश करते हैं, लेकिन सैम स्पेगल पेमेंट करने की बजाय उल्टा टुब्रो पर चिल्लाने लगते हैं और उनसे कहते हैं कि तुम्हें एक भी पैसा एक्स्ट्रा नहीं मिलेगा। इस बात पर टुब्रो प्रोड्यूसर को एक कोर्ट का ऑर्डर थमाते हुए बहुत ही सहजता से जवाब देते हैं, ठीक है सर, फिर आप भी फिल्म के क्लाइमैक्स में ब्रिज को नहीं उड़ा पाएंगे। असल में इस कॉन्फ्लिक्ट के दौरान फिल्म के एक्टर्स शूटिंग कंप्लीट करने का इंतजार कर रहे थे, लेकिन कोर्ट ऑर्डर की वजह से प्रोड्यूसर चाहकर भी ब्रिज पर शूट नहीं कर सकते थे। ऐसे में मजबूर होकर सैम स्पेगल को टुब्रो की बात माननी पड़ती है
और कंपनी को पूरे पैसे देकर वो फिल्म का क्लाइमैक्स शूट कर पाते हैं। बता दें कि ये फिल्म इतनी बड़ी हिट साबित हुई थी कि इसने ऑस्कर भी जीता था और फिल्म के साथ ही ये ब्रिज भी काफी फेमस हो गया था। ये प्रोजेक्ट पूरा होने के बाद से 1956 में कंपनी मुंबई के बेलाड स्टेट एरिया में ICI हाउस नाम की एक बिल्डिंग खरीदती है, जिसका नाम बदलकर L&T हाउस रख दिया जाता है और आज यही L&T हाउस इस कंपनी का हेडक्वार्टर है। इसके बाद 1965 में L&T को एक और बड़ी अपॉर्चुनिटी तब मिलती है जब डॉक्टर होमी भाभा, जो उस समय एटॉमिक एनर्जी कमीशन के चेयरमैन थे, उन्होंने L&T को न्यूक्लियर रिएक्टर्स के कंपोनेंट्स बनाने का इम्पोर्टेंट काम सौंपा। उस समय न्यूक्लियर एनर्जी का फील्ड भारत में बिल्कुल नया था और ये काम भी काफी टेक्निकल और कॉम्प्लेक्स माना जाता था, लेकिन L&T ने इस चैलेंज को इनोवेशन और अपने हाई क्वालिटी स्टैंडर्ड्स के साथ में सक्सेसफुली कंप्लीट करके दिखाया और इस प्रोजेक्ट ने न सिर्फ L&T की टेक्निकल एबिलिटी को साबित किया, बल्कि इन्हें नए चैलेंजेस का भी सामना करना सिखाया। और फिर इनकी इसी काबिलियत को देखकर 1970 के दौरान इसरो के फाउंडर डॉक्टर विक्रम साराभाई ने भी L&T को अपने स्पेस एक्सप्लोरेशन के प्रोजेक्ट के लिए पार्टनर बना लिया। ये L&T के लिए एक और बड़ा माइलस्टोन साबित हुआ, क्योंकि स्पेस एक्सप्लोरेशन जैसे एडवांस और फ्यूचरिस्टिक क्षेत्र में काम करने का मौका पाकर L&T ने खुद को एक ट्रस्टवर्दी पार्टनर के रूप में एस्टेब्लिश कर लिया था। इसी बीच सोरेन क्रिस्टियन टुर्बो भारत में लगभग 3 दशकों तक काम करने के बाद से वापस अपने वतन डेनमार्क लौट गए। हालांकि 1981 तक वह L&T के बोर्ड से जुड़े रहे, लेकिन इसके बाद 1982 में उनका निधन हो गया, जो कि L&T के लिए एक बड़ा नुकसान था। वहीं दूसरी तरफ लगातार 4 दशकों तक काम करने के बाद 1978 में कंपनी के दूसरे फाउंडर हेनिंग हॉल्क लार्सन ने भी चेयरमैन के पद से रिटायरमेंट ले ली और भारत में ही रहने लगे, क्योंकि भारत में रहते हुए उन्हें यहाँ से इतना लगाव हो गया था कि इंडिया को ही वो अपना दूसरा घर कहते थे। उन्होंने यहाँ की नागरिकता भी ले ली थी और अपना आखिरी समय मुंबई में ही बिताया। लार्सन के इस्तीफे के बाद से NM देसाई को चेयरमैन की सीट सौंपी गई और फिर उनकी लीडरशिप में भी L&T ने कई सारे बड़े प्रोजेक्ट्स को एग्जीक्यूट किया, जैसे कि 1980 के दौरान L&T ने डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन यानी कि DRDO के साथ में अपनी पार्टनरशिप की शुरुआत की। हालांकि उस समय गवर्नमेंट ने L&T को डायरेक्टली डिफेंस इक्विपमेंट बनाने का लाइसेंस तो नहीं दिया था, लेकिन फिर भी कंपनी ने DRDO के साथ मिलकर डिजाइनिंग और डेवलपमेंट प्रोग्राम में एक्टिवली पार्टिसिपेट किया। और फिर धीरे धीरे ये पार्टनरशिप इतनी मजबूत हो गई कि आज L&T मिसाइल सिस्टम और सबमरीन जैसे कॉम्प्लेक्स डिफेंस प्रोजेक्ट में भी DRDO के ही साथ मिलकर काम करती है और भारत के डिफेंस सेक्टर में भी ये एक बहुत इम्पोर्टेंट कंपनी बन चुकी है। इसके बाद से CR रामाकृष्णन के लीडरशिप में 1986 के दौरान दिल्ली के फेमस लोटस टेम्पल का कंस्ट्रक्शन पूरा हुआ, जो कि अपने यूनिक आर्किटेक्चर और स्पिरिचुअल सिग्निफिकेंस के लिए पूरी दुनिया में जाना जाता है। और दोस्तों, L&T ने अपने बिजनेसेस को इंटरनेशनल लेवल पर भी काफी एग्रेसिवली एक्सपेंड किया है और आज के टाइम पर यह 50 से भी ज्यादा देशों में काम कर रही है। अब दोस्तों, इस समय तक तो सब कुछ ठीक चल रहा था और कंपनी भी नए नए टारगेट्स को हिट करती जा रही थी, लेकिन 2001 में कुछ ऐसा हुआ कि L&T का अस्तित्व खतरे में पड़ गया। अब इस पूरी स्टोरी को समझने के लिए हमें 80s की शुरुआत में जाना होगा, जब दुबई बेस्ड एक इंडियन बिजनेसमैन मनु छाबरिया की नजर L&T पर पड़ी। मनु चाहते थे कि वो इस कंपनी को एक्वायर कर लें, इसीलिए उन्होंने धीरे धीरे करके 1998 तक L&T के 1.5% स्टेक खरीद लिए। मनु की इस मंशा को L&T के उस समय के चेयरमैन AM नायक भांप चुके थे, इसीलिए उन्होंने इस मामले में इंडिया के सबसे अमीर व्यक्ति धीरूभाई अंबानी से मदद मांगी। धीरूभाई अंबानी ने इस टेक ओवर अटेम्प्ट को रोकने के लिए काफी मदद की और L&T के 12.5% स्टेक को खरीद लिया, जो कि आगे चलकर 18% तक एक्सपेंड हो गया। इसके कुछ समय बाद धीरूभाई कंपनी के बोर्ड मेंबर बन गए और साथ ही उन्होंने अपने बेटों मुकेश और अनिल अंबानी को भी बोर्ड में शामिल कर लिया। यह देखकर AM नायक को अब ये डर सताने लगा था कि कंपनी पर कहीं रिलायंस का ही कब्जा ना हो जाए। और फिर साल 2001 में कुछ ऐसा हुआ कि नायक की परेशानियां और भी ज्यादा बढ़ गईं, क्योंकि अंबानी परिवार ने अपने 18% स्टेक्स बिरला ग्रुप की ग्रासिम इंडस्ट्रीज को बेच दिए। ग्रासिम का सीमेंट बिजनेस था और L&T भी सीमेंट इंडस्ट्री में थी, इसीलिए दोनों के बीच में डायरेक्ट कंपटीशन हुआ करता था। और कुमार मंगलम बिरला खुद भी L&T को काफी समय से एक्वायर करने का सपना देख रहे थे, इसीलिए बिरला की ग्रासिम ने L&T में हिस्सेदारी बढ़ाने के लिए ओपन ऑफर पेश किया ताकि एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स अपना शेयर उन्हें बेच दें। L&T के लिए ये एक बहुत मुश्किल समय था, लेकिन AM नायक ने हार नहीं मानी और उन्होंने अपनी कंपनी को बचाने का एक नया तरीका निकाला, L&T एम्प्लॉय ट्रस्ट।
इस इनिशिएटिव के तहत L&T के एम्प्लॉयज को कंपनी के शेयर्स खरीदने का मौका दिया गया। साथ ही नायक ने उनसे अपील की कि हमें इतना अच्छा काम करना होगा कि कंपनी के रिजल्ट शानदार आएं और इसके शेयर की कीमत भी ऊपर ही बढ़ती जाए। साथ ही इस पूरे मामले को सेबी के पास भी ले जाया गया, जिसके बाद से सेबी ने मार्केट को फेयर एंड ट्रांसपेरेंट रखने और मार्केट मैनिपुलेशंस के कॉन्सर्न को देखते हुए बिरला ग्रुप को रिस्ट्रिक्ट कर दिया कि वो L&T के और ज्यादा शेयर्स नहीं खरीद सकते। इसी बीच नायक और L&T एम्प्लॉय ट्रस्ट ने भी कंपनी को बचाने की पूरी ताकत लगा दी थी। आखिरकार उनकी मेहनत रंग लाई, क्योंकि साल 2003 में बिरला ग्रुप ने एक शर्त के साथ L&T में मौजूद अपनी सारी हिस्सेदारी कंपनी को वापस कर दी थी। एक्चुअली शर्त ये थी कि बिरला को L&T का सीमेंट डिवीजन चाहिए और इस डिवीजन को लेकर वो L&T का पीछा छोड़ देंगे। आखिरकार ऐसा ही हुआ और L&T ने अपना सीमेंट डिवीजन बिरला को बेच दिया, जिसे कि आज हम अल्ट्राटेक के नाम से जानते हैं। इस प्रॉब्लम से निकलने के बाद कंपनी की ग्रोथ काफी स्टेबल हो गई। हालांकि एक तरफ तो इसका ध्यान अपनी कॉमर्शियल सक्सेस पर था, लेकिन वहीं दूसरी तरफ सोशल वेलफेयर के लिए भी ये कंपनी अपना बहुत बड़ा योगदान दे रही थी। जैसे कि 2002 में गुजरात के अंदर एक भयंकर भूकंप आया था, जिसमें बड़ी संख्या में बिल्डिंग्स, खास करके स्कूल्स पूरी तरह से बर्बाद हो गए थे। ऐसे में इसका असर बच्चों की एजुकेशन पर भी पड़ने लगा था। और फिर ये सब देखकर L&T ने बिना कोई पैसा लिए ही 10,000 प्राइमरी स्कूल्स के कंस्ट्रक्शन का बीड़ा उठाया। और कमाल की बात तो ये है कि हर स्कूल को बनाने के लिए उन्होंने सिर्फ 80 दिन का समय लिया, ताकि बच्चों की पढ़ाई जल्द से जल्द शुरू हो सके। इस तरह से कंपनी ने भारत के सोशल वेलफेयर में भी कई बड़े बड़े योगदान दिए और साथ ही नई नई कंपनीज को एस्टेब्लिश और एक्वायर करके ये खुद को भी डिफरेंट फील्ड में डाइवर्सिफाई करते गए। और दोस्तों, इन्हीं स्ट्रैटेजीज की वजह से ही 1999 में जहां इसका रेवेन्यू जो 5,000 करोड़ रुपए था, वो 2017 में बढ़कर 1,25,000 करोड़ रुपए हो गया, जबकि आज इस कंपनी का मार्केट कैप 5.22 ट्रिलियन रुपीस तक पहुंच चुका है। और दोस्तों, ये सब पॉसिबल हो पाया है लार्सन एंड टुब्रो के विजन, उनकी मेहनत और कभी हार ना मानने वाले जज्बे की वजह से, जिसने इंडिया को एक ऐसी कंपनी दी जो हमेशा देश के डेवलपमेंट के प्रति समर्पित रही है। अरे यार, वाह, ब्यूटीफुल भाई। ये वीडियो बहुत ही इंस्पायरिंग थी और बहुत इन्फॉर्मेटिव भी थी। और दूसरे नंबर पे ये कि हमें आज L&T की हिस्ट्री के बारे में सही तौर पे आज पता चला, वरना इससे पहले सिर्फ इसका नाम सुन रखा था और ये जरूर जानते थे कि भाई ये सिर्फ और सिर्फ एक कंस्ट्रक्शन कंपनी है जो मेगा प्रोजेक्ट्स जो है वो लेती है और उसको बड़े अच्छे तरीके से वक्त से पहले जो है वो तैयार कर देती है। लेकिन बेसिकली इसकी हिस्ट्री क्या है और इनका जो काम है वो कितना डाइवर्सिफाइड है, वो आज इस वीडियो को देखने के बाद पता चला। और ख़ास तौर पे इस चीज़ के बारे में कि लार्सन और टोब्रो दोनों के दोनों ये जो लोग थे ये बेसिकली डेनिश थे और 1934 में कुछ प्रोजेक्ट्स के लिए इनको वहाँ से यहाँ भेजा गया था। और उसके बाद जब ये दोनों दोस्त आपस में वहाँ पर मिले तो इन्होंने उसके बाद एक कंपनी को सेटअप करने का फैसला किया, ये जान के कि भाई आने वाले वक्त में जाहिर है कि इस पूरे के पूरे इलाके को बेहद इंफ्रास्ट्रक्चर की ज़रूरत पड़ेगी। विजन अच्छा था ना, और दोनों की केमिस्ट्री बहुत अच्छी बनी। केमिस्ट्री भी अच्छी थी और दोनों क्योंकि इंजीनियर्स थे और ये चीज़ देख रहे थे कि यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है, तो अगर कोई कंपनी इस वक्त यहाँ पे सेटअप की जाए तो आने वाले वक्त में ये एक बड़ा अच्छा और प्रॉफिटेबल बिजनेस बन सकता है। सो मेरा ख्याल है कि हर एक अच्छे बिजनेसमैन की एक यही वो एक पहचान होती है कि वो आने वाले वक्त को दूरअंदेशी कि आने वाले वक्त को वो सेंस करता है और वही अगेन दूरअंदेशी, और उसके बाद वो अपनी गेम प्लान को सेटअप करता है। सो इन दोनों ने भी यही कुछ किया, हालांकि इंजीनियर्स थे लेकिन बिजनेस माइंडेड थे। सो इन दोनों ने एक वर्बल कॉन्ट्रैक्ट के जरिए एक कंपनी को शुरू किया और वहां से बेसिकली लार्सन एंड टोब्रो की शुरुआत होती है। और फिर उसके बाद हम ये चीज़ देखते हैं कि दोनों दोस्तों ने मिलके भारत को ही अपना घर बना लिया और यहीं पर है। एक तो उनका दिल भी लग गया, दूसरा उन्होंने अपना बिजनेस भी यहाँ पे शुरू कर दिया। और फिर एक चीज़ ये कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जब जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हो गई तो उन्होंने इवन अगर जाने की भी कोशिश यहाँ से की होगी तो नेचुरली वो नहीं जा पाए होंगे। सो उन्होंने यही बेहतर समझा कि क्यों ना जब कारोबार यहाँ पे है तो इसी जगह को अपना घर बना लिया जाए। और अपार्ट फ्रॉम दिस L&T की वीडियो भारत के लोग इतने वेलकमिंग हैं कि किसी का भी दिल लग जाएगा वहाँ पे। सो इस पूरी वीडियो की अगर मैं एक एसेंस की बात करूँ और मैं ये बात करूं कि इस वीडियो के टेक अवे पॉइंट्स क्या हैं, तो सबसे पहले तो एक जो चीज़ है वो ये कि कंसिस्टेंसी। हर एक बिजनेस, हर एक एम्पायर को सेट करने के लिए, एक बिजनेस एम्पायर को सेट करने के लिए
बहरहाल कंसिस्टेंसी तो एक की है। दूसरी चीज़ जो इसके अंदर हमें समझ में आती है वो ये आती है कि इन दोनों, बावजूद इस चीज़ के कि इंजीनियर्स थे, लेकिन इन दोनों ने अपने आप को बदलते हुए वक्त के साथ साथ जो भी प्रोजेक्ट्स इनके सामने रखे गए, इन्होंने वन स्टेप एट अ टाइम अपने आप को अपग्रेड किया और उस ज़माने के जो बेहतरीन बिजनेस ग्रुप्स थे उनके साथ कोलैबोरेट करके इन्होंने वो सब कुछ किया। लाइक हमने ये चीज़ सुनी कि टाटा ने बहुत शुरू में ही, अभी जब ये कंपनी बहुत नई थी, तो इनको एक सोडा ऐश का प्लांट बनाने का इनको जो है वो कॉन्ट्रैक्ट दे दिया। इस तरह मुख्तलिफ मौके पे धीरू भाई अंबानी इनके काम आते रहे। सो द थिंग इज़ कि इनका इंटरेक्शन उस दौर के जो मेगा बिजनेसमैन थे उनके साथ हमेशा से रहा और जाहिर है कि इन्होंने बहुत कुछ उनसे सीखा भी होगा। लेकिन कि जो वन स्टेप एट अ टाइम वाली जो चीज़ थी उसने इनको एक स्टेडी ग्रोथ बनाने का एक मौका दिया। और हम ये चीज़ देखते हैं कि उनके रास्ते में जो भी चैलेंजेस आए वो एक एक करके सब चैलेंजेस को मतलब ना सिर्फ उनको एड्रेस करते रहे बल्कि उनको ओवरकम भी करते रहे और उन्होंने एक बड़ी अच्छी और मजबूत बुनियाद रखी। और फिर उसके बाद हम ये चीज़ देखते हैं कि जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर है वो ख़त्म हो जाती है और फिर एक वक्त वो वाला शुरू हो जाता है कि जबकि आज़ादी की एक जो जद्दोजहद है वो सब कॉन्टिनेंट में स्टार्ट हो जाती है। एंड दैट कम्स द टाइम कि जिस वक्त लार्सन एंड टोब्रो दोनों के दोनों ये इस चीज़ को महसूस करते हैं कि भाई अगर अब तो यहाँ से अंग्रेज़ पीछा छोड़ के चले जाएं तो फिर एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी हमारे हाथ आ सकती है कि हम यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का बड़ा बेहतरीन काम कर सकते हैं। और फिर वाकई ऐसा होता है और उनको धीरे धीरे छोटे मोटे कॉन्ट्रैक्ट्स उनको मिलते रहते हैं जिससे कम से कम वो एक फील्ड में अपना एक नाम बनाने में कामयाब हो जाते हैं। और फिर हम ये भी चीज़ देखते हैं कि फिर एक ऐसा वक्त आता है कि वो मुंबई में एक ज़मीन जो कि बिल्कुल बेकार ज़मीन थी, जिसको सॉर्ट ऑफ बेकार ज़मीन कह रहे थे, वो वहाँ पे अपना सबसे बड़ा रिसर्च एंड डेवलपमेंट प्लांट और अपने ऑफिसेज वगैरह वो वहाँ पे वो बनाते हैं। और धीरे धीरे उनकी जो बुनियाद है वो इतनी मजबूत हो जाती है कि विद द पैसेज ऑफ टाइम वो मुख्तलिफ डाइवर्सिफाइड फील्ड्स के अंदर भी कदम रखते चले जाते हैं। फिर एक वक्त ऐसा आता है कि DRDO और उसके बाद फिर इसरो मतलब वेपन डेवलपमेंट के लिए और फिर स्पेस एक्सप्लोरेशन के लिए इनकी मदद लेता है। उसके अलावा हमने जैसे इस वीडियो के अंदर शुरू में देखा कि हमें जो है वो लोटस टेम्पल नज़र आता है, भारत का सबसे बड़ा ब्रिज जो है उसकी बात उन्होंने की, उसके बाद स्टैच्यू ऑफ यूनिटी की बात उन्होंने की। इसके अलावा भी बहुत सारे राम मंदिर की बात उन्होंने की। इसके अलावा भी बहुत सारे बड़े प्रोजेक्ट्स, खासतौर पर रेलवे लाइंस की कंस्ट्रक्शन हो जाए, डैम्स की कंस्ट्रक्शन हो जाए, L&T किसी भी जगह पे पीछे नहीं है। और ये कंस्ट्रक्शन डिपार्टमेंट तो इनका एक डिपार्टमेंट है। मतलब वी डिड नॉट नो कि जो है ये किसी टाइम पे इन्होंने अपना कोई सीमेंट का भी एक जो है वो प्रोसेसिंग का एक प्लांट या कोई इस तरह के इनका एक डिवीजन था जिसके पीछे जो है वो बिरला ग्रुप जो है वो पड़ गया। लेकिन खैर बात ये है कि जिस वक्त एक कंपनी बूम कर रही होती है और जिस वक्त एक कंपनी जो है वो अपने हाथ पैर फैला रही होती है और उनका बिजनेस एक अच्छी तरह से चमक रहा होता है, तो बड़े बड़े जो टाइकून्स हैं उनकी भी नज़र होती है ऐसे ग्रुप्स के ऊपर कि भाई इनकी कौन सी ऐसी चीज़ है कि जिसको हम अपने ग्रुप में शामिल कर लें तो ये हमारे लिए प्रॉफिटेबल होगी। और सो इस तरह से होता रहा। अगर बिरला ग्रुप जो है उन्होंने वो सीमेंट के अंदर उनका वो अपना इंटरेस्ट शो किया, तो बहरहाल कहीं ना कहीं धीरू भाई अंबानी जी को भी उनके ग्रुप के अंदर कुछ ऐसी चीज़ें नज़र आई होंगी कि जिसकी वजह से उन्होंने कंपनी के एक वक्त में 18% स्टेक्स ले लिए और 18% स्टेक्स ना सिर्फ ले लिए, वो उनके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में भी आ गए और अपने दोनों बेटे मुकेश और अनिल अंबानी उनको भी उन्होंने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के अंदर शामिल कर लिया। सो दैट एक्चुअली शोज कि धीरू भाई अंबानी किसी ऐसे वैसे बिजनेस में तो स्टेप अप मतलब ना करते ना, वो उनको स्टेप इन करने की ज़रूरत ही नहीं थी। उनको जाहिर है कि यहाँ पे वो पोटेंशियल नजर आ रहा था। और फिर हम ये चीज़ आगे L&T की हिस्ट्री में देखते हैं कि DRDO के प्रोजेक्ट्स हों या इसरो के प्रोजेक्ट्स हों, अब मतलब हर एक फील्ड में या कंस्ट्रक्शन के मेगा प्रोजेक्ट्स हों, L&T ने हर एक फील्ड में अपना लोहा मनवाया है। और उन्होंने इस वीडियो में हमें ये भी बताया कि बहरहाल इंडियन गवर्नमेंट बहुत हद तक उन प्रोजेक्ट्स के लिए जो है वो L&T पर रिलाई करती है। और फिर यहीं पे बात ख़त्म नहीं हो जाती, उन्होंने हमें इस वीडियो के अंदर ये भी कुछ बताया कि भाई L&T जो है वो वेलफेयर के बहुत से कामों के अंदर जो है वो हिस्सा लेता है और बड़े मैसिव स्केल पे हिस्सा लेता है। बल्कि वो जो गुजरात का जो अर्थक्वेक था उसके अंदर कई
1000 स्कूलों को 10,000 स्कूल उन्होंने विदाउट एनी कॉस्ट बना के दिए, और उन्होंने कहा कि हर स्कूल जो है हम 80 डेज में कंप्लीट 80 डेज में। तो दैट मीन्स कि L&T का इंफ्रास्ट्रक्चर, इंटरनल एक इंफ्रास्ट्रक्चर इतना स्ट्रांग है कि वो इतने बड़े और मैसिव स्केल के ऊपर काम करते हैं और वो कर सकते हैं। और फिर यही वजह है कि 1.83 लाख करोड़ रुपए का इनका एक जो है एक मार्केट कैपिटल है। तो ये इतना बड़ा मार्केट कैप ऐसे तो नहीं बन जाता ना। सो एनीवेज, ये L&T की जो वीडियो थी हमारे लिए तो बहुत ज़्यादा इंस्पायरिंग भी थी और इंटरेस्टिंग भी थी। आप बताइएगा कि आप क्या इस वीडियो के अंदर कुछ और इजाफा करना चाहेंगे? अगर कुछ और ऐसा है जो कि आप हमें बता सकें जो कि इस वीडियो में कवर नहीं किया गया, तो वी वुड लव टू नो दैट। आप कमेंट ज़रूर कीजिएगा। आपको ये रिएक्शन कैसा लगा? अगर पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। अपना बहुत ख्याल रखिए।